नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने ऐसी चाल चली है कि नरेंद्र मोदी फंसे नजर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी आरएसएस ये जिस तरीके का परिवारवाद कर रहे हैं, जिस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उससे देश के हर नागरिक का हक भी मर रहा है, वो मौत के मुंह में भी ढकेला जा रहा है और उसका सब कुछ छीना जा रहा है, चाहे सम्मान हो, चाहे आत्मबल हो, चाहे कोई भी चीज की आप बात कर दें। तो यह स्थिति है। आज स्थिति क्या हो गई कि कोविड के नाम पे कहते हैं हमने ऐसे संभाला कि लाखों लोग मर गए, डेंगू के नाम पे हजारों लोग मर गए, कुंभ में सैकड़ों लोग मर गए, रेलवे में दर्जनों लोग मर गए, महंगाई चरम पर पहुंच गई, गंगा दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल हो गई और यमुना भी सबसे प्रदूषित में शामिल हो गई। न यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, न अस्पताल बना रहे हैं, न किसानों को कुछ दे रहे हैं, न छात्रों को कुछ दे रहे हैं, न कर्मचारियों को। हर जगह सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। क्यों? ऐसा देश क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इन्हें लूटना है, इसलिए कर रहे हैं। आप देखिए, उसके लिए खेल क्या करते हैं कि सत्ता में हम कैसे काबिज रहे, पूरी चुनाव की प्रक्रिया ये हैक कर लें। और इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने संसद में बताया था कि मैं यदि जाऊंगा भी तो क्या होगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, चुनाव आयुक्त होंगे, वो नरेंद्र मोदी और उनके लोग जिसे चाहेंगे तय कर देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, उसके स्थायी सदस्य हो गए। मेरी स्थिति क्या है उसमें? एक सिंगल वोट। जो मुख्य न्यायाधीश होते थे तो कम से कम एक तटस्थ व्यक्ति होता था, अब तो वो नहीं रह गया, तो मनमानी होगी और वही हुआ भी। अमित शाह का बड़ा कारिंदा वो बन गया, लेकिन राहुल गांधी के लिए दो बातें चल रही थी कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यदि वो नहीं जाते तो कहते देखो डर गए, खुद संसदीय उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, जब वो नहीं करते हैं और फिर शिकायत करते हैं। राहुल गांधी ने कहा ठीक, और ये जाएंगे तो उन्हें पता था कि यही होना है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ा खेल किया, वो वहां पहुंचे और डिसेंट नोट वो पहले से तैयार किए हो, उन्हें पता था क्या होना है। और जैसे ही नामों पे चर्चा हुई, उन्होंने अपना नोट उन्हें पकड़ा दिया, कहा ये रिकॉर्ड पे ले लीजिए। अब कम से कम आप ये नहीं कह सकेंगे कि कानूनी प्रक्रिया में ये हिस्सा नहीं लेते हैं, और यह भी नहीं कह सकेंगे कि जो गलत हो रहा था उसका इन्होंने विरोध नहीं किया था। तो राहुल गांधी ने एक तीर से दो निशाने खेल दिए। अब ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के लिए और ये बताने के लिए कि आप कैसे पक्षपाती हो और गलत करते हो। ये तो हुई एक बात। अब क्यों ये करते हैं? क्योंकि ये सत्ता में बने रहे। तो साफ सत्ता में रह के ये क्या करेंगे आप सोचेंगे? तो सत्ता में रह के ये असल में इस देश को राजतंत्र बनाना चाहते। आप कुछ घटनाक्रम लीजिए। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। सेंगोल नेहरू जी को जब सौंपा गया तो 29 अगस्त 1947 था, और यानी तब तक लोकतांत्रिक देश नहीं बना था, तब तक यह राजतंत्र ही था, क्योंकि तब तक वो ब्रिटिश का ही सारा शासन था, वायसराय ही था, और गवर्नर जनरल होने के कारण वही स्थितियां थी। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब आप सोचिए तब क्या होता है। उसके बाद में वही सेंगोल, संविधान लागू हो जाता है, और संविधान लागू होते ही नेहरू जी वह सेंगोल रखवा देते हैं म्यूजियम में। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी वही सेंगोल उठाकर लोकतंत्र, प्रजातंत्र के उस मंदिर में स्थापित कराते हैं, यानी अब लोकतंत्र का खात्मा है। यही संदेश इस चयन प्रक्रिया से मिल गया। अब आ जाता हूं उस बात पे कि ये आखिर ऐसा करते क्यों? क्योंकि देश की आजादी में इनका योगदान नहीं,
ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। भगत सिंह के खिलाफ शोभा सिंह जो संघ के आरएसएस के थे, उन्होंने, और सादीलाल, इन दो लोगों ने जो संघ के थे, इन्होंने ही गवाही दी और भगत सिंह को फांसी दिलवाने का काम किया। यही सबूत बने। चंद्रशेखर आजाद को मरवाने के लिए जो मुखबिरी की वीरभद्र तिवारी, वो संघी था, और उसे किस तरीके से इन्होंने लगाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में जो सेना थी, उसमें किस तरीके से गोवालकर ने हिंदुओं को भर्ती न होने का पूरा आह्वान किया था, और संघी सावरकर जो थे, उन्होंने आजाद हिंद फौज में कुछ वक्त काम करके वहां के एक अफसर के साथ, और वहां से मुखबिरी करके अंग्रेजी सेना दी, और उसके बाद अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए। यह है खेल। तो ये मुखबिर है। और उसके बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ, तो विरोध में आंदोलनकारियों को मार देने के लिए अंग्रेजों को सुझाव देने वाले कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्रांतिकारी लीलाधर वाजपेयी के खिलाफ संघी अटल बिहारी वाजपेयी ने गवाही दी थी और उन्हें सजा दिलवाई थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज में जब विभाजन की नीति के अनुसार हिंदू मुसलमान और हिंदी उर्दू के आधार पर संघी सावरकर ने हिंदुस्तान पाकिस्तान की वकालत की थी, तब आप सोचिए तो कौन था इस देश के बंटवारे का, विभाजन का? ये क्यों ये सब कर रहे हैं? और नेहरू और ये क्या कर रहे थे, गांधी? तो जान लीजिए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया, इसलिए गांधी को मार दिया। कश्मीर इन्होंने पाकिस्तान को दिलवाने का काम किया था, वो नहीं जाने दिया, तो जगमोहन जब इनके गवर्नर बने और भाजपा के समर्थन से सरकार बनी जनता दल की, तब कश्मीरी पंडित वहां से भगा दिए गए। तो भगत सिंह का मुकदमा किसने लड़ा? कांग्रेसी वकील ने, और मुस्लिम थे वो। उसके बाद में बिजनौर से रहने वाले थे। इसके बाद आजाद हिंद फौज का मुकदमा किसने लड़ा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये समझ लीजिए, ये लोग ये कर रहे थे और वो ये कर रहे। ये सब लब्बो लुआब मैंने क्यों बताया? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसी आरएसएस ने, जिसने इतनी बड़ी गद्दारी की थी, उसने 150 करोड़ रुपए से अधिक का आलीशान 7 स्टार देश की छाती पर लुटियंस जोन में अपना दफ्तर खड़ा किया, 3 इमारतें खड़ी की, और उसमें वो हर लग्जरी चीज है, और ये नंबर 1 में है 150 करोड़ रुपया। इसके बाद कितना लगा है आप समझ सकते हैं। तो वो लग्जरियस, ये तो कहते थे हमारे प्रचारक संत की तरह रहते हैं, हमारे प्रचारक तो ये बड़े त्यागी होते हैं, वो होते हैं, उन्हें ये लग्जरी की क्या जरूरत? क्योंकि असल में यही इनका छुपा हुआ चरित्र था। ये इसीलिए ये सारी साजिशें रचते थे कि हमें सत्ता आ जाए, हम लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र की स्थिति में आ जाएं, अधिनायकवादी आ जाएं, और फिर इस तरह से करें। तो वो आलीशान दफ्तर बन गया। अब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी, और 1885 में बनी पार्टी अपना दफ्तर, वो भी इतना आलीशान नहीं, वो दफ्तर 2025 में बनाकर तैयार कर पाई। लेकिन ये साहब चंद साल में स्थिति होती है, भारतीय जनता पार्टी का 7 स्टार दफ्तर हो जाता है। देश के 600 जिलों में इनके आलीशान दफ्तर हो जाते हैं। हर राज्य की राजधानी में इनके 5 स्टार दफ्तर हो जाते हैं। जब इतनी सब संपत्तियां, और इसके अलावा आरएसएस की तमाम संपत्तियां, कहीं भारत विकास परिषद के नाम पे, कहीं किसी और संस्था के नाम पे, इस तरह इन्होंने 52 संस्थाएं बना रखी हैं, उनके नाम पे संपत्तियां अर्जित करते हैं। तो ये न्यो करते हैं। अब इसके लिए आप सोचिए, दूसरी तरफ ये कहते हैं परिवारवाद, परिवारवाद। परिवारवाद ही नहीं, क्या है इसका उदाहरण नरेंद्र मोदी से देता हूं। जो लोग पूछते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी इस पैसे का करेंगे क्या, तो वो बताता हूं। नरेंद्र मोदी के एक भाई हैं, सोमा भाई मोदी, 75 साल के हैं, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी थे।
वर्तमान में वो गुजरात भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष। अब आप समझ लीजिए, ये दिया। इसके बाद अमृत भाई 72 साल के हैं, वो एक निजी कारखाने में मजदूर थे। आज वो जो है सेवानिवृत्त होने के बाद में अहमदाबाद में के गांधीनगर के सबसे बड़े रियल एस्टेट कारोबारी हैं। प्रहलाद मोदी इनके भाई, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और उनकी राशन की दुकान होती थी। और स्थिति आज वर्तमान में उनके पास अहमदाबाद, बड़ोदरा में हुंडई, मारुति और होंडा 4 व्हीलर के शोरूम है, और उसके अलावा पेट्रोल पंप है और बहुत कुछ है। चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं। पंकज मोदी 58 साल के हैं, सूचना विभाग में नौकरी करते थे, जिनके यहां इनकी मां रहती थी। आज गुजरात में भर्ती बोर्ड में सोमाबाई के साथ में वो उस बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद भोगीलाल मोदी 67 साल के हैं, जो किराने की दुकान चलाते थे। आज वो अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा में रिलायंस मॉल के मालिक हैं। इसके बाद अरविंद मोदी, ये स्क्रैप का व्यवसाय करते थे। आज ये प्रमुख निर्माण कंपनियों को स्टील की सप्लाई करते हैं, और जो स्टील की सप्लाई करते हैं रियल एस्टेट के नाम से नामी गिरामी ठेकेदार बन गए हैं। इसके बाद में इन्हीं के भरत मोदी, ये एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। आज ये अहमदाबाद, गांधीनगर और अगियासर में पेट्रोल पंपों के मालिक हैं। अशोक मोदी है, इनके भतीजे हैं। उनके पास पतंग और किराने की दुकान थी। आज वो रिलायंस में भोगीलाल मोदी के साथ साझेदारी में है। चंद्रकांत मोदी, ये गौशाला में काम करते थे, इनके भतीजे हैं। आज ये अहमदाबाद, गांधीनगर में 9 बड़े शानदार डेयरी उत्पाद केंद्र बनाए हुए, जो अमूल और उसके लिए भी काम होता है इनका। रमेश मोदी, इनकी स्थिति अभी इनके, वो एक स्कूल में शिक्षक थे, इनके भाई के बेटे हैं। आज वो 5 स्कूलों के मालिक, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक, आयुर्वेद कॉलेज के, होम्योपैथी कॉलेज के, फिजियोथेरेपी कॉलेज के और मेडिकल कॉलेज के मालिक। भार्गव मोदी इनके भतीजे हैं। उनकी स्थिति है, वो ट्यूशन पढ़ा करके अपना घर चलाते थे। आज वो कॉलेजों में पार्टनर है रमेश मोदी के साथ। तो आप सोचिए, इनके और भतीजे हैं विपिन मोदी, वो अहमदाबाद में लाइब्रेरी में नौकरी करते थे। आज वो केजी मानक 12 तक की पुस्तकों के की जो किताबें होती हैं उनके प्रकाशक हैं। इन्हीं को सारा ठेका और पट्टा मिलता है। तो अब आप समझ लीजिए, तो इसके लिए ये होता है। तो जो आपको बरगलाया जाता है कि मोदी पैसे क्या करेंगे, तो मोदी ये करते हैं। अब आप सोचिए, इसीलिए चाहते हैं अधिनायकवाद रहे, इसीलिए अडानी के लिए पैरवी करते हैं। भारत में लोग ट्रेनों में दब के मर रहे हैं, कहीं लोगों से कुचले जा रहे हैं, कहीं भगदड़ हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कुंभ के नाम पे ड्रामे हो रहे हैं, और इन सब में मौत के मुंह में जा रहे हैं। और जब वो जा रहे हैं तो उस पर किसी को दर्द नहीं है। स्थिति ये है, स्टम्पेड शब्द को बदल देते हैं, लाइक अ स्टम्पेड, यानी भगदड़ की तरह। तो भगदड़ नहीं मानने को तैयार है। अब आप सोचिए, जबकि आरपीएफ की रिपोर्ट में आ गया सारी गड़बड़ी थी, रेल की सब कुछ था, न प्रधानमंत्री बगल में घर है गए और न रेल मंत्री गए। आज एक दिन तो हुए नहीं है, 3 दिन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री अगले ही दिन, जिस दिन घटना हुई उसी दिन जो है सुबह जाके भारत मंडपम में जश्न मना रहे थे। उन्हें इतनी मौतों का कोई गम नहीं था, जिस तरीके से उन्हें कोई गम नहीं था जो कुंभ के दौरान लोग मरे। उन्होंने एक वो नहीं कहा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की और संगम स्नान करके चले आए। इसी तरीके से इनके लोग, और वो जस्टिफाई करते हैं कि साहब सबको मोक्ष मिल गया। तो जो ये कहते हैं मोक्ष मिल गया, वही मोक्ष ले ले, किसने मना किया? यह है। तो इसलिए इनका चरित्र इस तरह का है, ये इसलिए इसे सबको कब्जा करके रखना चाहते हैं और देश को इस हालत में ढकेल रहे हैं। फैसला आपको करना है। आपको राहुल गांधी खराब लगते हैं, जो पढ़ा लिखा, अपना समर्पित, और इस देश के लिए जिनके 1 रुपए की गलत चीज आज तक कोई नहीं निकाल पाया। इतने केस लगाए, सब कुछ किया, 1 रुपए की कुछ नहीं निकाल पाए, एक चार्जशीट नहीं। इससे आप समझ सकते हैं
सोनिया राहुल सब पे जो शिकायत करते थे, सारी चीजें आरोप झूठे और सिर्फ बदनाम करने के लिए। जैसे राजीव जी को बदनाम किया गया, इंदिरा जी को बदनाम किया गया, नेहरू जी को बदनाम किया, जिन्होंने अपनी संपत्तियां इस देश को दान दे दी, और उस संपत्ति की आज यदि कीमत देखेंगे तो वो 100 लाख करोड़ के आसपास पड़ेंगी जाके। तो सोचिए कौन सा भारत हमने बनाया है। यही इनका न्यू इंडिया है। जय